संदिग्ध हालत में हुई 2 युवतियों की मौत और एक युवती के गंभीर हालत में मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज इस घटना में मृत पाई गई दोनों युवतियों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद दोनों युवतियों के शवों को उनके घर लाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान खुद लेते हुए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से घटना की रिपोर्ट तलब की और तीसरी युवती का बिना खर्च बेहतरीन इलाज करवाने के निर्देश दिए। जबकि पुलिस ने इस घटना का सच जानने के लिए अब गहराई से मामले की छानबीन की है। उन्नाव की घटना के मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने भी यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। और इस वक्त उन्नाव कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। दोनों युवतियों के शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां शव मिले वहीं पर जेसीबी से खुदवाई गई है कब्रें। परिवार का रात में क्रियाक्रम करने से इनकार। प्रशासन और परिवार वालों के बीच बातचीत जारी है। पुलिस ने पीड़िता के घर और आसपास के इलाके को घेर लिया है। घटनास्थल पर जेसीबी से खुदाई करवाई जा रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बताइएगा क्या ताजा जानकारी आपके पास है? अभी थोड़ी देर पहले सब यहाँ पर पहुंचे हैं और क्योंकि यहाँ पर गांव में लाइट नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, रास्तों में पूरी तरह से अंधेरा है, इसलिए और जो घटना स्थल है यहाँ से करीब 200 मीटर दूर, वहाँ पूरी तरह से धूप अंधेरा है। जेसीबी एक भिजवाई गई है कब्र खुदवाने के लिए, लेकिन परिवार वालों की सहमति नहीं है कि रात में अंतिम संस्कार किया जाए। दोनों लड़कियों के परिवार वाले इस बात से पूरी तरह से असहमत है कि रात में क्रियाक्रम हो। ये है। इसके साथ ही जो यहाँ पर स्थानीय राजनीतिक दलों के नेता हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध शुरू कर दिया है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह उन लोगों से बात कर रही है, परिवार वालों से समय बात कर रही है। बहुत संभावना है कि रात में क्रियाक्रम ना हो। अभी मेरी आईजी से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम परिवार वालों को उनकी बात का सम्मान रखते हुए उनसे बात करने जा रहे हैं और इस पर बातचीत चल रही है। बहुत संभावना है कि कल सुबह दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसी की जगह किया जाएगा जहाँ पर उनके शव मिले थे, उसी खेत में। वो खेत इनके परिवार का ही है, उसी खेत में दोनों शवों को दफनाया जाएगा। जेसीबी हालांकि भी भेजी गई है, लेकिन खुदाई शुरू करने से पहले ही वहाँ पर विरोध हो गया था, इसलिए काम रुकवा दिया गया है। अभी थोड़ी देर में आईजी से फिर मेरी मुलाकात होगी और दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका लपो लुआब यही है कि रात में शवों का नहीं होगा, कल सुबह ही होने की संभावना है। और इस बात को लेकर चूंकि यहाँ ऐसा है कि कुछ भी सकती है, कुछ लोग राजनीतिक में है तो हंगामा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। चारों तरफ से इलाके को घेर रखा है, छावनी बना रखा है, आपका अंधेरा भी है, इसीलिए पुलिस के साथ ड्रैगन लाइट वगैरह सारे इंतजाम लेकर आई है। बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, चारों तरफ पुलिस दिख रही है। इस समय कुछ यहाँ पर मौजूद है, परिवार वालों से बात कर रहे हैं। पुलिस ने जो विधायक है उनसे बातचीत की है, परिवार वालों को समझाने के लिए उनसे संपर्क किया है। अगर बात दोनों के बीच में तय हो जाती है तो अंतिम संस्कार सुबह ही किया जाएगा। जी हाँ, तो अहम बात आपने बताया कि फिलहाल जो है परिवार और ये जो आसपास का इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जहां पर इन लड़कियों को बेहोशी की हालत में पाया गया था वहीं पर ही उनको दफनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जेसीबी मशीन को भेजा गया है और परिवार के साथ सहमति बनाकर संभावना यह है कि कल सुबह तक अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाएगा। राजनीतिक दल इस पर रोटियां सेकने के लिए ना पहुंच जाएं, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना दें, जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए अंतिम संस्कार होगा अब इन लड़कियों का। बहुत शुक्रिया विवेक ताजा जानकारी के लिए। तो घटनास्थल पर जेसीबी मशीन भेजी गई है खुदाई के लिए। परिवार ने रात में क्रियाक्रम से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में खबर निकल कर आ रही है वो ये कि कल दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईजी रेंज ने एबीपी गंगा से बातचीत में ये कहा है कि परिवार वालों से बातचीत चल रही है, दोनों ही मृतकाओं का अंतिम संस्कार होगा। हालांकि परिवार रात में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता, तो इसीलिए कल दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो
तो उन्नाव की घटना में गंभीर हालत में मिली तीसरी युवती का कानपुर में इस वक्त इलाज चल रहा है। युवती को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस मामले में अज्ञात शख्स पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है और अब से कुछ देर पहले ही घटना में मृत पाई गई दोनों युवतियों का शव उनके घर लाया गया। आज उन्नाव के हुसैनगंज के सीओ एसएन शुक्ला ने मौके पर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस टीम ने वहां पर मौजूद सबूतों को इकट्ठा किया। हालांकि अब भी पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से बचती दिखाई दे रही है। अभी घटनास्थल का हम लोग घटनास्थल का काम्बिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें दूर दूर तक कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे हमें विवेचना में सहयोग मिले, इसलिए हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अब हाँ मिलेगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। अभी हम कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। उन्नाव कांड पर सियासत भी शुरू हो गई है और मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश अपनी तरह से की जा रही है। आपको दिखाते हैं कुछ राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कहा गया इस मसले पर। मायावती लिख रही है, यूपी के उन्नाव जिले में 3 दलित बहनों में से 2 की खेत में कल हुई रहस्यमय मौत और एक की हालत नाजुक होने की घटना अति गंभीर, अति दुखद। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना। सरकार से घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बीएसपी की मांग। और अगला ट्वीट राहुल गांधी के ऑफिस की तरफ से किया गया है। उसमें लिखा गया है, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान और मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वो याद रखे कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। तो उन्नाव की घटना पर समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए इस घटना की जांच अलग टीम से करवाने की मांग की। सुनील सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में आरोपियों को बचा रही है। उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो और इस घटना की जांच अलग टीम करे, क्योंकि उन्नाव की पुलिस तो लगातार बचा रही। 5 बजे खबर हो गई थी, अभी तक आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं सरकार और पुलिस मिल करके घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब परिवार के साथ हैं और हम सब लड़ाई लड़ेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज हो गया है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। लेकिन बजट सत्र का पहला ही दिन अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया ही था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल के सामने आकर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट करते हुए बाहर चला गया। वहीं लगभग 45 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार के विकास कार्यों, योजनाओं का ब्यौरा दिया, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विधान परिषद के पूर्व और वर्तमान दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधान परिषद की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण के दौरान यूपी सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि कोरोना काल में यूपी सरकार ने अच्छा काम किया है। इस दौरान हर जिले में आईसीयू की स्थापना की गई है। राज्यपाल ने यह भी बताया कि हमारे देश में 2 कोरोना वैक्सीन ही नहीं बनी, बल्कि लॉकडाउन में 40 लाख श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया गया और श्रमिकों को राशन और आर्थिक सहायता दी गई। 14,000 स्टूडेंट्स को उनके घर तक पहुंचाया गया। साथ ही राज्यपाल ने बताया कि 1019 भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी की गई। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे पर आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण भी प्रगति पर है।
इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंकेज एक्सप्रेसवे का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। जनपथ मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी प्रारंभ होने की स्थिति में तथा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक तो सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती, इसीलिए वो देर से पहुंची। जबकि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। राज्यपाल अपना अभिभाषण इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी कि इस प्रदेश का और देश के 200 किसान शहीद हो चुके हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और बलात्कार के बाद हत्या दुनिया में 1 नंबर उत्तर प्रदेश हो गया है। इसलिए महिलाओं के अत्याचार को देखते, महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार को देखते हुए महामहिम अपना अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी। बड़ी मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मनाया तो 7-8 मिनट बाद वो किसी से आकर के कोरम पूरा कर रही हैं। आज जिस प्रकार से विपक्ष ने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बहुत तेज नारेबाजी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता। हमारी राज्यपाल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिला राज्यपाल है, विपक्ष समय समय पर महिलाओं की बात करते हैं। आज जिस प्रकार से एक महिला राज्यपाल के प्रति जो विपक्ष ने असम्मान प्रदर्शित किया, वो अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया शो करता है। इधर बजट सत्र के बाद बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। एबीपी गंगा ने जब इस मसले पर असलम रायनी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सीएम ने कोरोना होने पर हालचाल पूछा था, इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमने मुलाकात की है। हमारे साथ में इस समय बसपा के विधायक असलम रायनी साहब मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। असलम साहब, ये बताइएगा कि आज आप गए विधानसभा अध्यक्ष से मिले, कौन कौन गया था आपके साथ में और क्या वार्ता हुई? आज मेरे साथ में हाकिम लाल बिंद जी थे और हमारे सिधौली के माननीय विधायक भार्गव जी थे, मुस्तफा सिद्दीकी थे, असलम अली थे और सुषमा पटेल जी थी। सभी लोग आज हम लोग माननीय अध्यक्ष जी से मिले और उनसे मैंने एक निवेदन किया कि हम लोगों की संख्या 8 की हो रही है, तो ऐसे स्थिति में 8 विधायकों को, जहां पर उनकी संख्या 5 भी पूरी नहीं हुई थी, आज के पीरियड में 5 भी विधायक बसपा के नहीं थे, तो हम लोगों की उसी सीट पर बैठना होगा कि कहीं अन्य सीटों पर। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जहां आप बैठ रहे हैं आप वहीं बैठिए, कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है, हम आपके साथ में पूरा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई आप लोग की आज? मैं तो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलता रहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमको मानते भी हैं और उनको मैं धन्यवाद देने गया था, क्योंकि अभी 27 अगस्त को जब मुझको कोरोना पॉजिटिव हो गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बड़ी मदद किया था। तो उसी सिलसिले में उनको धन्यवाद देने गया था कि आपने सही समय पर वेदांता पहुंचा करके, सही समय पर आपने एम्बुलेंस भेज करके मेरी जो आपने जान बचाई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। तो आपके साथ और भी विधायक गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, आप अकेले गए थे? नहीं, मैं केवल अकेला ही गया था। तो थोड़ी देर में बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। अपने आवास पर सीएम ने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद होंगे, इसके अलावा प्रमुख सचिव वित्त राधा चौहान भी मौजूद होंगी। 22 फरवरी को यूपी का बजट आना है और जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं उससे पहले मौजूदा सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा।
तो थोड़ी देर में इस बजट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास पर होने जा रही है, जिसमें वित्त मंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस राधा मोहन भी इसमें मौजूद होंगी। देश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। इसका असर यूपी में भी कई जगहों पर देखने को मिला है। किसानों ने कई जगह ट्रेनें रोकी, जिससे यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आंदोलन शांत ही रहा, कहीं से उपद्रव और हिंसा की खबर सुनने को नहीं मिली। हालांकि रेलवे स्टेशन पर भारी फोर्स का भी इंतजाम किया गया था। तो ये 8 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की आप देख रहे हैं। गाजियाबाद, बागपत, ग्रेटर नोएडा, बलिया से लेकर किस तरह किसानों का जो हल्ला बोल है वो अलग अलग जिलों में हुआ, चाहे मुजफ्फरनगर हो, बहराइच, हरदोई, आजमगढ़, सभी जगह रेल रोको अभियान किस तरह से चलाया गया। आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हिंसा की खबर कहीं से नहीं आई। प्रशासन पहले से मुस्तैद दिखा। भारी मात्रा में फोर्स को लगाया गया था सभी जगहों पर। उधर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती जा रही कीमतों के खिलाफ अब लोगों की नाराजगी और विपक्ष का सरकार के हल्ला बोल जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज की, यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। दूसरी तस्वीर आगरा की, आम आदमी पार्टी ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, नारेबाजी की। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के विरोध में जुलूस निकाला। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में सर से कमर तक सैकड़ों की संख्या में रुद्राक्ष की माला धारण कर श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनने वाले शिव योगी मौनी महाराज ने सभी को चौंकाते हुए कल जल समाधि लेने का ऐलान कर दिया। मौनी बाबा उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा का कहना है कि मेला प्रशासन ने इस बार उनकी एक संस्था को जमीन और सुविधाएं मुहैया नहीं कराई हैं और उसी वजह से वो ना तो यज्ञ हवन कर पा रहे हैं, ना ही अपने दूसरे धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर पा रहे हैं। इससे उनका संकल्प अधूरा रह जा रहा है। मैंने फैसला नहीं लिया है, ये मेरी आस्था है जिसने मुझे विवश कर दिया है, क्योंकि मेरे आराध्य की न तो पूजा हो पा रही है, न पाठ हो पा रहा है, न जप हो पा रहा है, न मेरे विद्वान लोग कुछ अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि यज्ञ का संकल्प था, वेद की सूक्ति है कि नास्ति यज्ञ समम रिपु, अगर यज्ञ पूरा नहीं होती उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। देश में बड़ी आपदा आ सकती है, बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, संत विद्वान सब पर बड़ा संकट हो सकता है, जिससे मैं अत्यंत विचलित हूँ। क्योंकि मेरा पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। यज्ञ की आहुति न कर पाने के नाते मैं अपने आप को असहाय की स्थिति में ले लिया हूँ। उत्तर प्रदेश के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये रिकॉर्ड पूरे देश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट कराने को लेकर है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। कल ही प्रदेश में 1,20,384 सैंपल्स की जांच की गई और पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित कुल 81 नए मरीज मिले। प्रदेश में 2,587 कोरोना एक्टिव केस मामलों में से 692 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.12% का है। प्रदेश में 22 फरवरी 2021 को फ्रंट लाइन कर्मियों को वैक्सीन लगाने का कार्य भी किया जाएगा। तो यूपी के नाम एक और रिकॉर्ड, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य एक बार फिर से उत्तर प्रदेश बन गया है। यूपी में अब तक कोविड के 3 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। 3 करोड़ टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। कल यानी एक ही दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 81 मामले ही सामने आए। रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश का काफी अच्छा है, 98% के पार।